Ready for study? Hello बच्चों, welcome to our channel Feel the Chemistry. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनके लिए हम एक प्लेलिस्ट बना रहे थे जिसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उनका चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आधे से ज़्यादा टॉपिक्स क्लियर हो गए। ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये दो थ्योरीज बची हैं और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी पूछे गए। तो पहले हम समझते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब समझ में आ रहा है कि देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी कोवेलेंट बॉन्ड्स की हमें यहाँ पे पढ़नी है, जो आपकी क्लास 11 में पढ़ाई जाती है। जिसमें समझना चाहें अगर आप, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हो उस टाइप की थ्योरी। ऐसा कुछ हमको सिर्फ अभी रीड करने से ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है इसके अंदर। फिर समझते हैं कि मेन चीज़ इसमें है क्या। तो अगर हम देखें कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, हिटलर और लंदन ने किया था 1927 में। बाद में इसको पॉलिंग और जो बाकी अदर्स हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे बेस्ड है हमारी ये थ्योरी, जिसमें हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नॉलेज हमें मिलती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे हमारे। ठीक है, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखी जाएंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप का क्राइटेरिया क्या है कि किस तरह से वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और कुछ वेरिएशन और जो सुपरपोजिशंस हैं उनकी प्रिंसिपल्स पर क्या है, बेस्ड है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, बेस्ड है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ही हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक वही चीज़ यहाँ पे है। फिर यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है कि ओवरलैपिंग से पहले आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया था, है ना। अगर आप लिमिटेशंस पढ़ोगे जो आपकी वेस्पर थ्योरी थी, ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी की अगर आप लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो वेस्पर थ्योरी वैसे तो बहुत बताया जाता है कि आपका अच्छी थ्योरी मानी जाती है, जिसमें आपने पढ़ा था कि शेप और मॉलिक्यूल्स को बता पा रही थी। लेकिन जो नंबर ऑफ़ केसेस थे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब वेस्पर थ्योरी बताई है मैंने, ठीक है, उसमें मैंने बताया भी कि कुछ ऐसे नंबर ऑफ़ केसेस आए थे जिसमें हमारी जो वेस्पर थ्योरी थी वो उतनी एबल नहीं थी समझाने के लिए मॉलिक्यूल्स के शेप को। ठीक है, जहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाते हैं मॉलिक्यूल में, ओके, तो वहाँ पे वेस्पर थ्योरी जो थी वो नहीं बता पा रही थी कि इसका शेप कैसा जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तभी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फिर उसके बाद आई थी। ठीक है, तो इन लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए ही दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमारी, जिनको हम मॉडर्न थ्योरीज भी बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, जो नाम हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बाकी तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, मतलब कुछ चीज़ें बताई हैं जिस पर बेस्ड है, साथ ही साथ आपकी क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पे भी बेस्ड है ये, है ना। कौन सी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो और क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ मैंने बता दी कि आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैपिंग से पहले कहाँ जाएंगे, आपके हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, देन उसके बाद ओवरलैपिंग होती है। जो भी बॉन्ड आपका बन रहा होगा वो क्या होता है, आपको पता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बैलेंस द रिपल्सिव इंटरेक्शन एंड नेट एनर्जी इज लोअर्ड। क्या बोल रहा है कि जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है, ठीक है, उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, और नेट एनर्जी जो होनी चाहिए वो लोअर होनी चाहिए, मतलब जो एनर्जी वहाँ पे आए वो बहुत कम रहे, तभी आपका क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये तो अभी थ्योरी होगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। नेक्स्ट बात आता है कि अब दो चीज़ें होती हैं जिस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी डिपेंड करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए एक हम एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म्स में समझते हैं, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के टर्म्स में क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो जैसे हमें अगर पहले समझना है कि एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म्स में कैसे समझेंगे, तो हम इसमें क्या करते हैं, H2 मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, जहाँ पे दो एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे से पहले क्या होते हैं, पहले हम उसको दूर रखते हैं। दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से दूरी पे रखेंगे, तो उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन वहाँ पे नहीं लग रहा होगा, मतलब कोई भी अट्रैक्शन वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उनको क्या करते हैं, एक दूसरे के क्लोज लाना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू होंगे तो उससे होता क्या है, वहाँ पे कुछ नए नए फोर्सेस क्या होने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं, या फिर वहाँ पे दो तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो लगते हैं। कौन से दो तरह के फोर्सेस वहाँ पे ऑपरेट करने लगेंगे, एक होता है रिपल्सिव फोर्स और एक होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो आपके जो दोनों कंबाइनिंग एटम्स हैं, मतलब आपका H2 मॉलिक्यूल आप ले रहे हो तो एक H होगा, दूसरा भी H होगा,
तो जो रिपल्सिव फोर्स लगते हैं वो दो चीज़ों में लगते हैं। एक जो आपका पहला हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस ले लो, और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसका भी न्यूक्लियस ले लो। तो एक तो वहाँ पे आपका न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, और पहले एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से भी क्या हो रहा होता है, वहाँ पे रिपल्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो उन्हीं दोनों कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में और उन्हीं दोनों कंबाइनिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा होगा, आपका रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। जिससे होता क्या है, जब रिपल्शन होने लगता है, ठीक है, रिपल्शन की वजह से जो आपकी एनर्जी होती है सिस्टम की वो इंक्रीज़ कर जाती है। एक पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सिर्फ रिपल्शन फोर्स थोड़ी ना है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगता है, पहले एटम का न्यूक्लियस ले लो, दूसरे एटम का क्या ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। आपने पहले वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले लिया, दूसरे वाले का क्या कर लिया आपने, इलेक्ट्रॉन ले लिया, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसी तरह से आप उसका उल्टा कर लो, दूसरे वाले एटम का क्या कर लो, आप न्यूक्लियस ले लो, पहले वाले का इलेक्ट्रॉन ले लो, उनका क्या हो रहा होगा, वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा होगा, जिससे सिस्टम की जो नेट एनर्जी होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो अगर सिस्टम में आप कहते हो कि कुछ न्यू फोर्सेस हैं वो एनर्जी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, न्यू फोर्सेस कैन डिक्रीज द एनर्जी, तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो पॉसिबिलिटी है केमिकल बॉन्डिंग की वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अगर एनर्जी की मतलब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है तभी आपका क्या होगा, वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मतलब केमिकल बॉन्डिंग होगी। और अगर मान लीजिए कि फोर्स जो है वो एनर्जी को इंक्रीज़ कर दे रहे हैं सिस्टम में, तो जो केमिकल बॉन्डिंग होगी वहाँ पे आपकी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको देखें। अगर वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं इसी में आपकी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, पर थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज़ करिए कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हमारा ए है एक बी है, जिसको हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया है, बहुत दूरी पे एक दूसरे से रखा है, तो वहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा। बट जैसे आप धीरे धीरे उनको क्लोज लाना शुरू करोगे तो कुछ ना कुछ फोर्सेस वहाँ पे लगना शुरू होंगे। तो वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि न्यूक्लियस ए जो है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होगा बी का, उनके बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस ऑफ बी, मतलब दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस और पहले वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। सिमिलरली आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, रिपल्शन कर सकते हो कि दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा और दोनों ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा। तो ये चार तरह के फोर्सेस आपके वहाँ पे, वैसे दो तरह के, बट पॉइंट वाइज अगर आप समझें तो 4 पॉइंट्स में आ रहा है। तो इतना आपके लिए आई थिंक होगा ये सारी चीज़ें समझने के लिए। थोड़ा और अगर समझना चाहें कि हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस का वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा। मैग्नीट्यूड जो होगा अट्रैक्टिव फोर्सेस का वो आपके रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जिससे होता क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो डिक्रीज़ करने लगती है और तब जा करके क्या होता है, आपका हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक। एनर्जी जो होगी इस दौरान क्या हो रही होती है, जब आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे करके अभी चेंज करती है, मतलब चेंज होना शुरू होती है। तो जैसे ही आपके एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू करते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो वो इंट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वहाँ पे इंट्रैक्शन होने लगता है एक दूसरे के बीच में और सिस्टम जो होता है वो अपनी एनर्जी को लूज़ करने लगता है, ठीक है। सिस्टम स्टार्ट्स लूजिंग इट्स एनर्जी। जैसे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, क्योंकि क्लोज आ रहे हैं तो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने लगता है रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में, तब वहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम अपनी एनर्जी को लूज़ करना शुरू कर देता है। ये सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डायग्राम देख लेते हैं अगर कुछ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ ये देखिए आपको रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स दिख रहा है, ये डायग्राम बना हुआ इसका, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। अब इसी के बाद एक चीज़ आती है कि जब डिस्टेंस जो होती है दोनों न्यूक्लियाई के बीच की, उसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। आपके दोनों न्यूक्लियाई के बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। हाइड्रोजन के केस में उसकी वैल्यू जो होती है वो 74 पिकोमीटर होती है, जो आपकी लिखी हुई आपको दिख रही है। अगर हम ये कह सकते हैं कि हम एटम्स को एक दूसरे के बहुत क्लोज ला रहे हैं, इफ़ यू ट्राई टू ब्रिंग
दीज एटम्स स्टिल क्लोजर, है ना। तो जो रिपल्सिव फोर्स होंगे वो आपके अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर ओवर पावर करने लगते हैं। क्या बोला, अगर हम ये कह रहे हैं, अगर हम ये कोशिश करते हैं, ठीक है, एटम्स को और क्लोज लाने की, मतलब एक टाइम तक तो क्लोज आएंगे, ठीक है, बट फिर और कोशिश करते हैं कि और क्लोज ले आए, तो जितना ज़्यादा फिर उस समय क्लोज लाने की कोशिश आप करोगे तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स देन उसके बाद आपका ओवर पावर करने लगता है आपके अट्रैक्टिव फोर्स को, ठीक है, और वहाँ पे फिर एनर्जी इंक्रीज करने लगेगी और इंस्टेबिलिटी आ जाएगी सिस्टम में, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी में एक चीज़ डेफिनेशन आती है, वो भी मैं समझा देता हूँ। जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है एक मोल के बॉन्ड को तोड़ने में, ये भी एक लाइन होती है, आप उसको समझ सकते हो, जिसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो 1 मोल के बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी अमाउंट की एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका किस केस में, जो अभी मैंने बताया एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म्स में। फिर ये उसका ग्राफ आता है, अभी ग्राफ पे आते हैं, है ना। उससे पहले अब हम बता देते हैं एक बार आपका जो ओवरलैप कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के टर्म्स में क्या बताया गया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, आपके पार्शियल ओवरलैप से बनते हैं। जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या हो रहा होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, जो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, कंटेन कर रहे होंगे अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ठीक है, तब जा करके आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये आपका ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के टर्म्स में बता रहा हूँ। तो पार्शियल ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का वो पार्ट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो पार्ट, है ना, दोनों ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो जब कॉमन हो जाए, क्या बोला मैंने, कि दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो पार्ट जो ओवरलैप करके क्या हो जाए, आपका कॉमन बन जाए, तो उसी को बोलते हैं पार्शियल ओवरलैप। जिसके रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में मैंने क्या बताया कि रिजल्ट में ये होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है आपके इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, किसमें, ओवरलैप के रीजन में। फिर से बता रहा हूँ, रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है आपके ओवरलैप के रीजन में वो ज़्यादा होती है बाकी प्लेसेस से, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ समझते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और चीज़ें आपको क्लियर हो। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तो जैसे आपने देख ही लिया कि जब दो हाइड्रोजन आटम जो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन के, वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू होते हैं, तो उनके जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो दूसरे एस ऑर्बिटल से क्या होता है, ओवरलैप करके, हेड ऑन ओवरलैपिंग करके आपका मॉलिक्यूल बनाता है। सही बात, एक होता है 1s ऑर्बिटल, दूसरा भी 1s ऑर्बिटल होता है। जब आपस में ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तब जा करके आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता है आपका हाइड्रोजन का। इसी तरह से अगर हम देखें कि हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का अगर हम बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में क्या होता है, 1s तो आपका हाइड्रोजन आइटम का होता है, लेकिन वहाँ पे फ्लोरीन के आपके p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। सही बात है ना, जिसमें आपका 2px और 2py आपका मतलब कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करता है। आपका pz वाला जो लास्ट वाला शेल होता है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है आपका pz वाला, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो ओवरलैप करता है आपका 1s के साथ जो हाइड्रोजन एटम का होगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के फॉर्मेशन के केस में क्या होता है कि जब आपका एक एटम जो होगा फ्लोरीन का, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको भी पता है कि 1s2 2s2 2p2, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका वैसे तो 2 2 4 1 5, हाँ 2p5 बनता है ना, तो 2p5 नहीं, हाँ 2p5 बनता है। तो उसमें क्या होगा, px वाले केस में तो दोनों भर जाएंगे, py के केस में भी आपके दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपके फिल हो जाएंगे, लेकिन pz वाले में सिर्फ एक होता है, एक आपका फिल नहीं होता है। तो इसका मतलब उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके p ऑर्बिटल्स में, pz वाले में। वो जब हाइड्रोजन आटम के क्या होता है, क्लोज आना शुरू होता है, तो जो 1s होता है आपका हाइड्रोजन का, वो उसी के साथ क्या होता है, ओवरलैपिंग करके, ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे अगर बनता हुआ दिखाया हो मैंने, वैसे इसमें है नहीं, हाँ इसमें देखें एक मिनट, ये वाला जो बना हुआ है आपका, ठीक है, ये देखिए pz है आपका, और ये आपका हाइड्रोजन का 1s, और ये आपका फ्लोरीन का pz वाला, ठीक है। इस तरह से ओवरलैपिंग करके वो क्या करता है, आपका बना लेता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का केमिकल बॉन्ड यहाँ पे आपका बन पाता है।
इसी तरह से और अगर आप देखना चाहें तो फ्लोरीन का बना सकते हैं आप F2 मॉलिक्यूल का। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दोनों के PZ आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अभी इस पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे कि इसमें पॉइंट्स में मैंने क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहले मैं चीज़ें समझा दूँ। अब एक चीज़ आती है कि अच्छा चलो पार्शियल ओवरलैपिंग से हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ लिया हमने, हाइड्रोजन फ्लोराइड पढ़ा, F2 भी समझ सकते हैं हम कि PZ आपस में क्या होंगे, यहाँ पे जैसे ये PZ है इस तरह से ओवरलैप करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि H2 बनता है, H3 और H4 क्यों नहीं बनता? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि H2 मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है, बट H3 और H4 जो स्पीशीज़ है वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है? तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है, मतलब एक सिंपल सा आंसर है कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि इसके इसमें ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो सिर्फ एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन करता है जो कि 1s होता है, ठीक है, जो कि आपका दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर लेता है, ओवरलैपिंग करके अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड आपका एनर्जी लेवल नहीं रह जाता है। इसी चक्कर में क्या होता है, सिर्फ H2 एग्जिस्ट करता है, H3 और H4 नहीं करता है, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, ये आपका जो एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल था, ठीक है, वो क्या करता है, दूसरे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेता है और H2 फॉर्म करता है। तो कोई भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी नया बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए H3 और H4 आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक बार इसको ही पढ़ लेते हैं, ओवरलैपिंग जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के जो मैंने बोला ना अभी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि H3 H4 क्यों नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर सो नियर दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल पेनिट्रेशन। तो कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसमें आपके मिनिमम एनर्जी स्टेट होता है, ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी स्टेट होती है। जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, नियर आते हैं, तो उनका एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो पार्शियल इंटर पेनिट्रेशन में जाता है। पार्शियल मर्जिंग जो होती है आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल को, उसको हम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, जो पार्शियल मर्जिंग हो रही होती है, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन का पेयर मिलता है। क्या बताया मैंने, पार्शियल मर्जिंग करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल की, जिसको हम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, जिससे हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर मिल जाता है। एक्सटेंट जो होता है ओवरलैप का, ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। जितना ज़्यादा आपका अच्छे से, मतलब कि मान लीजिए ये अभी हल्का सा किया तो उतना ज़्यादा इसका एक्सटेंट नहीं है, बट ये मान लीजिए अगर ओवरलैपिंग इतनी हो गई है, ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक्सटेंट ज़्यादा होगा। एक्सटेंट ज़्यादा तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। इन जनरल अगर देखें, जितना ज़्यादा ओवरलैप उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू orbital overlap concept, formation of a covalent bond between two atoms result by pairing of electron present in the valence shell having opposite spin। तो क्या बोल रहा है कि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, दो एटम्स के बीच में होता है, ठीक है, जिससे होगा कैसे, एटॉमिक ऑर्बिट मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो आपका दो एटम्स के बीच में बन रहा है वो कैसे फॉर्म होगा, जब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं आपके वैलेंस शेल में, ठीक है, उनकी पेयरिंग होगी और दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, तब जाकर के वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आपका बनता है। इतना तो बेसिक आपको भी पता होगा कि जैसे आप ये मान लीजिए एक बॉक्स बनाया मैंने 1s का, तो उसमें एक आपका ऐसे हो जो ऊपर डायरेक्शन देख रहा हो, दूसरा आपका नीचे की डायरेक्शन में होगा, अपोजिट स्पिन के होंगे, और वो जब पेयर कर जाएंगे तब आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। अब इसको देखते हैं। तो जब आपके ऑर्बिटल्स जो हैं दो एटम्स के, वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उनका ओवरलैप जो होता है वो हो सकता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उनका साइन, जिसको हम फेज बोलते हैं, और उस ओरिएंटेशन की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ऑर्बिटल वेव के एम्पलीट्यूड के ओरिएंटेशन की डायरेक्शन क्या है उस पर, और साइन पर, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका ओवरलैप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो होते हैं बाउंड्री सरफेसेस पर, है ना, तो लिखा है उसने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन बाउंड्री सरफेस डायग्राम शो द साइन ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन नॉट रिलेटेड टू चार्ज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है बाउंड्री सरफेस पर डायग्राम के, वो क्या शो कर रहा है,
ऑर्बिटल वेव फंक्शन के साइन को, ऑर्बिटल वेव फंक्शन के साइन को बता रहा है, किसी चार्ज से रिलेटेड वो चीज़ नहीं है, है ना। एक चीज़ और पढ़ाई जाती है आपको कि जो बड़ा लोब होता है वो हमेशा किसको दिखाता है, पॉजिटिव को वो दिखाता है, और छोटा लोब हमेशा नेगेटिव साइन को दिखाता है ना। ये भी चीज़, एक चीज़ आप याद रख सकते हो। ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन। जो भी ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रहे हैं, जो भी ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, उनका साइन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब उनका फेज सेम रहना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मिलाइए, नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलाइए, है ना। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। अब यहाँ पे बताते हैं नेगेटिव ओवरलैप क्या है। तो जैसे कि नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है, जब दो ऑर्बिटल्स डिफरेंट फेज के होते हैं, वो जब आपस में ओवरलैप करते हैं, मतलब एक आपका पॉजिटिव हो और दूसरा आपका नेगेटिव हो, वो जब आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो आपका नेगेटिव ओवरलैप कहलाता है। जीरो ओवरलैप मतलब वहाँ पे ओवरलैपिंग ही ना हो रही हो। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये भैया ये पी आपका परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। आपका वाई एक्सिस में मान लीजिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, अगर ऐसे माने तो ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, देखिए कहीं से ओवरलैप ही नहीं हो रहा है, ये दोनों अलग अलग दूर दूर फैले हुए हैं। तो जीरो ओवरलैप का मतलब क्या है, वहाँ पे ओवरलैप हो ही नहीं रहा होगा, ठीक है। नेगेटिव और जीरो ओवरलैप जो होते हैं ऑर्बिटल्स के, वो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं आते हैं, डज नॉट रिजल्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन आपका नहीं होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, जब आपके सेम फेस के, या आप कह सकते हो हाँ सेम फेस ही आप समझिए, सेम फेस के जब आपस में ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है। यानी एक तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो रहे हो, जब ओवरलैप करेंगे तो आपका वहाँ पे बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। फिर चीज़ें कुछ क्लियर करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है। अब बात आती है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। टाइप्स हैं नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जैसे हमको पता है कि नेचर जो होता है, एक आपका सिग्मा होता है, एक पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी आपको पता है कि जब दो एटम्स के बीच में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप्स हो रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे कैसी हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही हो, तब आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो क्या बताया मैंने, एंड टू एंड आप कह सकते हो, या हेड ऑन ओवरलैप हो रहा हो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तब जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। फिर से बता दे रहा हूँ कि जब आपका क्या हो रहा हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, मतलब कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान सकते हैं आप, अगर इस पर हो रही हो या ऐसे हो रही हो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है सिंपल सा ये, जिसको हम एक्स एक्सिस, मैथ में हम जिसको एक्स एक्सिस मानते हैं, ठीक है। मान लो ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इस पर कैसी हो रही हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग, मीन्स जैसे ये कर रहे हैं। अब ये अपोजिट स्पिन के हैं तो ये नहीं करेंगे, वैसे आप इसको एग्जैक्ट अगर समझना चाहो, ठीक है, तो इस वाले के हिसाब से समझिए। जैसे ये है, ठीक है, ये अपना हेड ला रहा है, ये भी अपना हेड ला रहा है, आपस में क्या हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और एक्सिस क्या आपकी, देखो एक ही एक्सिस के अलोंग है, ये भी इसी एक्सिस के अलोंग है और आपका एस वाला भी इसी एक्सिस के अलोंग है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जब आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही होगी बाउंडिंग ऑर्बिटल्स की, तब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ओवरलैपिंग जो होती है ऑर्बिटल्स की, ठीक है, वो लार्ज एक्सटेंट में होती है, तो वो स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए पाई बॉन्ड वीक होता है आपका, और एस जो मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड माना जाता है। तो वो आपकी एस एस ओवरलैपिंग हो सकती है, एस पी हो सकती है, या पी पी ओवरलैपिंग हो सकती है। और इसमें जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आपकी बॉन्डेड एटम्स की न्यूक्लियाई के बीच में होती है, ठीक है। अब बात आती है सिग्मा में एस एस ओवरलैपिंग कैसी होती है। भाई सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप बनाते हो तो हाइड्रोजन में क्या है, दोनों ही आपके एस ऑर्बिटल्स होते हैं। जब आपके दोनों ही एस ऑर्बिटल हो, ठीक है, और दोनों ही एस ऑर्बिटल्स क्या हो, आपके हाफ फील्ड है, तो वो जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो एस एस और आपका ऑर्बिटल एस एस आपकी ओवरलैपिंग होती है, जिसमें आप H2 मॉलिक्यूल को आप क्या करते हो, एग्जाम्पल में कंसिडर करते हो। नेक्स्ट आते हैं एस पी में, ठीक है। एस पी में क्या है, अब आपका एक पी होगा और दूसरा क्या होगा, आपका एस होगा। जैसे अभी आपने किसमें, HF में पढ़ा, ठीक है। HF में क्या पढ़ा आपने, हाइड्रोजन क्या आपका 1s है, और आपने फ्लोरीन पढ़ा, फ्लोरीन में क्या है आपका PZ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो वो जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो आपकी SP ओवरलैपिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे PP है, PP में आप चाहो तो सिंपली मैंने अभी F2 बताया था, फ्लोरीन का है ना, F2 मॉलिक्यूल जो मैंने बनाया, मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपका
दोनों ही फ्लोरीन में, पहले फ्लोरीन में भी पीजेड में एक अनपेयर्ड है, दूसरे फ्लोरीन में भी पीजेड के ही क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पे आपकी पी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग हमारी क्या होती है, पी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये आपके कुछ टाइप्स हो गए। इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर सकते हो, अगर आप जैसे कि जेड एक्सिस को क्या कर रहे हो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हो, जैसे यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे इन्होंने क्या है, ये एस वाली इन्होंने जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है। तो अगर आप जेड एक्सिस को क्या करते हो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हो, तो वहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग आपकी एस और पी एक्स में, एस या पी वाई में, ठीक है, और आप कह सकते हो पी एक्स पी वाई में। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स में फिर वहाँ पे ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई, पी एक्स की एक्सिस अलग होती है, पी वाई की अलग है। ठीक है, और पी जेड अलग होती है। तो अगर हमें भाई पी एक्स और एस में करानी है, क्या बोला मैंने, एस और पी एक्स ऑर्बिटल के बीच में अगर ओवरलैपिंग करानी है, या हम कह सकते हैं एस और पी वाई के बीच में अगर हमें ओवरलैपिंग करानी है, तो हमें वहाँ पे जेड एक्सिस को एज एन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को नहीं लेना होगा। फिर वहाँ पे हमें पी एक्स या पी वाई में से कोई एक आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो फिर वही केस हो जाएगा जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया है कि ये पी एक्स है, पी वाई है, बट एक्सिस क्या लिया हमने, जेड एक्सिस ले लिए, तो ये फिर आपकी ज़ीरो ओवरलैप में चली जाती है। ठीक है, एक्सिस बहुत मायने रखती है इस केसेस में। तो चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं पाई बॉन्ड। आपको पता है पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जब आपके लैटरल, जिसको हम साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं, तो जब आपका लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल्स की, तब आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और वो क्योंकि हेड ऑन नहीं होती है, साइडवाइज होती है, तो इसीलिए वीक होता है साथ ही साथ, और आपका सिग्मा से वीक आपका पाई बॉन्ड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उतने एक्सटेंट में वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाती जितना आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, वो आपकी जो डायरेक्शन रहती है वो राइट एंगल पे होती है। आपका इंटर न्यूक्लियर ये एक्सिस है, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसके राइट एंगल पे क्या होती है, आपकी ओवरलैपिंग होती है ना। इस तरह से आप देख भी सकते हो कि कैसे हो रहा है। ये आपका मान लो एक्सिस ये है आपकी, और इसके परपेंडिकुलर आपका ये पी एक्सिस बनी हुई है। अब चाहे ये पी एक्स हो, ये पी वाई ले लो आप। पी एक्स पी वाई क्या हो रही हो, जब साइडवेज ओवरलैपिंग है, जिसको हम लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, जब करता है, ठीक है, तभी आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है। और ये आपका सिंपली है कि उतने एक्सटेंट में नहीं हो पाता है, इसीलिए वीक रहता है। अब आप पढ़ सकते हो कि इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कह रहा है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर करना है तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जो होगा, ठीक है, वो इस तरह से ओवरलैप करेगा कि उनकी जो एक्सिस है वो आपकी एक दूसरे से क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगी। ये जो बॉन्ड आपका बनेगा वो साइडवेज या लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड जो होता है वो प्लेन के अबव और बिलो होता है। भाई ये अगर आपका प्लेन है तो इसके अबव और बिलो होगा। ठीक है, एक्सटेंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वीक रहता है ये पाई बॉन्ड आपका। अब इसमें आप जैसे समझना चाहो तो और कुछ अगर देखना चाहे देखें, और कुछ चीज़ें हैं इसमें। फिर यहाँ पे आपका डिफरेंसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आपका जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। इसमें आपका साइडवेज या लैटरल ओवरलैप से बनता है। इसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो एस 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 पी 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 होते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड आपका बनेगा वो सिर्फ पी पी ऑर्बिटल्स ही होंगे। ठीक है, पी पी ऑर्बिटल्स ही आपस में पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग में। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकल रहेगा आपका, ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल नहीं रहता है। और अगर देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री रहता है, आराम से क्या होता है वो ईजिली रोटेट हो जाता है। ठीक है, बट वहीं आपका इन केस अगर आपका सिग्मा बॉन्ड की जगह वहाँ पे पाई बॉन्ड अगर आपका आता है तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है रोटेशन पाई बॉन्ड का। ठीक है, तो इसलिए घूम नहीं पाता। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये आपने हेड ऑन घुमाई, ये दो हेड ऐसे आपस में घूम जाते हैं, बट ये जो ऐसे साइडवेज हुए हैं ये कैसे घूमेंगे, इनको आप ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करोगे, है ना, तो टूट जाएगा ना बॉन्ड। इसीलिए क्या होता है, इनका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं उनका रोटेशन आपका पॉसिबल होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसमें चीज़ें समझ सकते हो। बाकी आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी कवर हो चुका है।
बाकी एक लास्ट चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो आपका स्ट्रेंथ होता है सिग्मा और पाई का, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की वो किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, कितना ज़्यादा एक्सटेंट है आपका ओवरलैपिंग का, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो ओवरलैपिंग होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है उसमें जो ओवरलैपिंग है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही हो रही होती है। मतलब आपकी अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इसी पे ही आपकी हो रही होती है, उसके अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहीं दूसरे अगर देखें तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड अगर हो रहा है तो वहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग होती है जो कि आपके स्मॉल एक्सटेंट में हो रहा होता है, इसीलिए पाई बॉन्ड वीक रहता है, ठीक है। और एक चीज़ इसका ध्यान बहुत रखिएगा, एप्रोप्रिएट साइन जो होगा आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है, उसके लिए जो आपका एप्रोप्रिएट साइन है आप वही यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी पता है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ओवरलैप आपका पॉजिटिव, निगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। ये चीज़ें आप याद रखिए। बाकी आपका ये पार्ट खत्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, या तो रेजोनेंस कवर करेंगे, रेजोनेंस के अलावा या फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे ही पहले आएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, बाकी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा जो भी पार्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है या कोई आपको समस्याएं हो रही हैं। क्योंकि मेरे पास इंस्टा पे तो मैसेजेस आ जाते हैं कि सर ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंस्टा की जगह आप अगर कमेंट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।